Jai Hind everyone, my name is Gagandeep and I welcome you all on our YouTube channel named Proud NCC। आज की इस वीडियो के अंदर हम एनसीसी का एक और मॉडल पेपर करने वाले हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम का। ये मॉडल पेपर है मॉडल पेपर 7 और इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज द ऑफिशियल कलर ऑफ द यूनिफॉर्म वोर्न बाय द कैडेट्स ऑफ एनसीसी आर्मी विंग। एनसीसी आर्मी विंग के कैडेटों द्वारा पहनी जाने वाली जो वर्दी होती है उसका आधिकारिक रंग क्या होता है। तो देखो, तीन विंग होती हैं एनसीसी के अंदर। एक हमारी आर्मी विंग होती है, एक हमारी नवल विंग होती है और एक हमारी एयर विंग होती है। जब हम आर्मी विंग की बात करते हैं तो आर्मी विंग के जो कैडेट हैं वो हमारी खाकी कलर की यूनिफॉर्म पहनते हैं। अगर हम नवल विंग की बात करते हैं तो वे कैडेट्स हमारे वाइट कलर की यूनिफॉर्म पहनते हैं। और अगर हम एयर विंग की बात करते हैं तो वे ब्लू कलर की यूनिफॉर्म पहनते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा खाकी, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ एनसीसी व्हाट डज द एब्रिविएशन जेडी स्टैंड फॉर। एनसीसी के संदर्भ में जेडी का संक्षिप्त नाम जो होता है उसका क्या अर्थ होता है। तो मैंने ये आपको बात बताई होगी कि एनसीसी में एक होता है जेडी, एक होता है जेडब्ल्यू, एक होता है एसडी और एक होता है एसडब्ल्यू। जेडी का मतलब होता है जूनियर डिवीजन, जेडब्ल्यू का मतलब होता है जूनियर विंग, एसडी का मतलब होता है सीनियर डिवीजन और एसडब्ल्यू का मतलब होता है सीनियर विंग। तो ये चार चीजें होती हैं। पूछा किसके बारे में गया है, जेडी के बारे में पूछा गया, तो जूनियर डिवीजन यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इन द एनसीसी रैंक स्ट्रक्चर विच रैंक इज आइडेंटिफाइड बाय द 3 रेड स्ट्रिप्स ऑन द यूनिफॉर्म स्लीव्स। एनसीसी रैंक संरचना में वर्दी की आस्तीन पर 3 लाल धारियों द्वारा किस रैंक की पहचान की जाती है। इसको समझने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जैक्टली ये रैंक होती है एनसीसी के अंदर। सबसे पहली रैंक जब भी आप एनसीसी ज्वाइन करते हैं तो आपको कैडेट बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद में आप बनते हैं लांस कॉर्पोरल जिसमें 1 फीती होती है, कॉर्पोरल सीपीएल जिसमें 2 फीती होती हैं, सार्जेंट में 3 फीती होती हैं। और अगर 3 फीती के साथ में हमारा जो नेशनल सिंबल है वो लगता है तो वो फिर सी के सी क्या एमएस हो जाता है हमारा, कंपनी क्वार्टर मास्टर सार्जेंट। और इस तरीके से अगर हो तो वो बनता है कंपनी सार्जेंट। और मेन जो रैंक होती है वो जेयूओ और एसयूओ की रैंक होती है, जूनियर अंडर ऑफिसर और सीनियर अंडर ऑफिसर। तो ये रैंक है। अब 3 फीती के बारे में पूछा गया है तो इसका मतलब जो करेक्ट आंसर हमारा बनेगा वो कौन सा बनेगा, सार्जेंट बनेगा। तो ऑप्शन कौन सा हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग स्क्वाड ड्रिल विच वर्ड ऑफ कमांड टू टेल द कैडेट्स टू स्टॉप मार्चिंग। स्क्वाड ड्रिल के दौरान जब कैडेट मार्च कर रहे हैं और उनको रुकने के लिए बोलना है तो रुकने की जो कमांड होती है वो कौन सी होती है। तो रुकने की कमांड होती है थम की कमांड, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही जवाब है। थम की कमांड जो है वो रुकने के लिए दी जाती है। Which is the highest gallantry award given to the एनसीसी कैडेट फॉर डिस्प्लेइंग एक्सट्रीम ब्रेवरी। अत्यधिक बहादुरी दिखाने के लिए एनसीसी कैडेट को दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। नॉर्मली कहें कि एनसीसी कैडेट्स के लिए जो हाईएस्ट अवार्ड होता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है रक्षा मंत्री पदक। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। The prestigious Republic Day Camp for NCC cadet is held every year in which month। एनसीसी कैडेटों के लिए प्रतिष्ठित गणतंत्र दिवस का जो शिविर होता है वो हर साल किस महीने में आयोजित किया जाता है। तो आपको पता है कि जो गणतंत्र दिवस है वो 26 जनवरी को होता है। तो और ये जो कैंप भी है वो जनवरी महीने में ही होता है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब है। अगर ये पूछा जाए कि ये कैंप कहाँ पर होता है तो ये दिल्ली में होता है। कहाँ पे होता है ये कैंप, दिल्ली में ये कैंप होता है। आपको पता होगा कि आरडीसी जो है एनसीसी का सबसे प्रेस्टिजियस कैंप है। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि पीएम रैली जो होती है, पीएम रैली वो कब होती है, उसकी एग्जैक्ट डेट बतानी है। पीएम रैली की एग्जैक्ट डेट क्या होती है जो कि एनसीसी कैडेट्स के द्वारा किया जाने वाला एक इवेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विच इज द मोस्ट बेसिक एंड लोएस्ट रैंक इन द एनसीसी। निम्नलिखित विकल्पों में से एनसीसी में सबसे जो बुनियादी और सबसे निचली सतर की रैंक होती है वो कौन सी होती है। तो मैंने बताया आपको, जब भी हम एनसीसी ज्वाइन करेंगे तो जो सबसे पहली रैंक हमको दी जाती है या हमें बोला जाता है वो होता है कैडेट। कैडेट का अगर हम हिंदी अनुवाद देखते हैं, जो लिटरल मीनिंग इसका अगर देखते हैं तो इसका मतलब होता है छात्र सैनिक। क्या होता है, छात्र सैनिक। एनडीए या आईएमए वगैरह में जब हम जाते हैं तो हमें जीसी बोला जाता है। जीसी का मतलब होता है जेंटलमैन कैडेट।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, इन एनसीसी ट्रेनिंग यूनिट्स व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीआई स्टाफ। एनसीसी प्रशिक्षण इकाइयों में पीआई स्टाफ का पूर्ण रूप क्या होता है। आपने देखा होगा कि जब भी कैंप्स वगैरह में तो कहते हैं कि पीआई स्टाफ है। ये पीआई स्टाफ का मतलब होता है परमानेंट इंस्ट्रक्टर। तो परमानेंट इंस्ट्रक्टर कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, परमानेंट इंस्ट्रक्टर। इसके अलावा आपसे पूछे जा सकते हैं जीसीआई की फुल फॉर्म, आपसे पूछी जा सकती है एएनओ की फुल फॉर्म। तो एएनओ की फुल फॉर्म होती है एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, ये एएनओ की फुल फॉर्म होती है। और जीसीआई की फुल फॉर्म होती है गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर, गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर। तो ये फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द टोटल ट्रेनिंग ड्यूरेशन टू कंप्लीट द एनसीसी सी सर्टिफिकेट फॉर सीनियर डिवीजन कैडेट्स। जो सीनियर डिवीजन के कैडेट होते हैं अगर वो एनसीसी सी सर्टिफिकेट की ट्रेनिंग पूरी करना चाहते हैं तो कितने साल की ट्रेनिंग होती है? बेसिकली देखो, फर्स्ट ईयर जो होता है उसमें कोई आपका एग्जाम नहीं होता, फर्स्ट ईयर में सिर्फ ट्रेनिंग होती है। सेकेंड ईयर की ट्रेनिंग के बाद में आपका बी सर्टिफिकेट का एग्जाम होता है, और जब आपका बी सर्टिफिकेट का एग्जाम क्लियर हो जाता है तो थर्ड ईयर की जो ट्रेनिंग होती है उसके बाद में आपका सी सर्टिफिकेट का एग्जाम होता है। तो सी सर्टिफिकेट अगर आपको लेना है तो 3 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, एट द सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल द नेशनल कैडेट कोर इज फंडेड एंड मैनेज्ड बाय विच मिनिस्ट्री। केंद्र सरकार के स्तर पर राष्ट्रीय कैडेट कोर को किस मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित और प्रतिबंधित किया जाता है या प्रबंधित किया जाता है? देखो, आर्मी की बात करें, नेवी की बात करें या एयरफोर्स की बात करें, तीनों की तीनों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती हैं, यानी कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि इस समय पर हमारे रक्षा मंत्री कौन है। और क्योंकि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है एनसीसी भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आएगी। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। लेकिन इसकी बजाय अगर हम बात करते हैं जैसे कि एसएसबी, सीआईएसएफ या आईटीबीपी, बीएसएफ, ये जो हैं ये पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं। सशस्त्र सीमा बल, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये सारी की सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं। और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती हैं, यानी कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन हमारा, विच ग्रेट इंडियन क्वीन फेमसली फोर्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1857 रेबेलियन। किस महान भारतीय रानी ने 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी थी? तो इनका नाम अब सभी जानते हैं, इनका नाम है रानी लक्ष्मीबाई। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, 1857 की बात हो रही है यहाँ पे। विच एंशियंट इंडियन किंग फेमसली फोर्ट अगेंस्ट द अलेक्जेंडर द ग्रेट एट द बैटल ऑफ द हाइडेस्पीज। किस प्राचीन भारतीय राजा ने हाइडेस्पीज के युद्ध में सिकंदर महान के खिलाफ प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी थी? तो वो जो राजा है इन चार ऑप्शंस में से, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, पृथ्वीराज चौहान और किंग पोरस, तो उनका नाम है राजा पोरस। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो क्यों बनाया गया था? गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो क्यों बनाया गया था? फेमस मोन्यूमेंट गेटवे ऑफ इंडिया वाज बिल्ट टू कमेमोरेट द विजिट ऑफ विच ब्रिटिश मोनार्क। किस ब्रिटिश सम्राट की यात्रा के उपलक्ष्य में बनाया गया था? तो ये बनाया गया था किंग जॉर्ज पंचम, यानी कि किंग जॉर्ज 5 जब आए थे यहाँ पे, तो उनकी यात्रा के उपलक्ष्य में बनाया गया था। अगर आपसे पूछा जाए गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है तो वो है मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई में। लेकिन अगर इंडिया गेट पूछा जाता है तो वो दिल्ली में है। तो इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया में कंफ्यूज नहीं होना, इंडिया गेट दिल्ली में है और गेटवे ऑफ इंडिया हमारा है मुंबई के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच आइकॉनिक हिस्टोरिक मोन्यूमेंट वाज बिल्ट बाय मुगल एम्परर शाहजहां इन मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज। मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में कौन सा प्रतिष्ठित ऐतिहासिक स्मारक बनाया था? करेक्ट आंसर है यहाँ पे ताजमहल। और ताजमहल कहाँ पे है? आगरा में है। ताजमहल कहाँ पे है? आगरा में है। रेड फोर्ट वैसे दिल्ली में है, लेकिन एक रेड फोर्ट जो है वो आगरा में भी है। कुतुब मीनार दिल्ली में है, ठीक है। और चार मीनार कहाँ पे है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच इंडियन सिटी डिड दी ट्रेजिक जलियांवाला बाग मैसेकर हैपन इन 1919। 1919 के अंदर जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो
किस भारतीय शहर में हुआ था? तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो बैसाखी वाले दिन हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। और ये जलियांवाला बाग है अमृतसर में। अमृतसर में हरमंदिर साहिब भी है, जिसको हम गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं, स्वर्ण मंदिर। ठीक है, वो भी अमृतसर में है। इसके अलावा अगर बाघा बॉर्डर पूछा जाता है तो वो भी कहाँ पर है? अमृतसर में ही है, और अमृतसर पड़ता है पंजाब में। द इंडियन आर्मी सेलिब्रेट्स आर्मी डे एवरी ईयर ऑन विच डेट? भारतीय सेना हर साल किस तारीख को सेना दिवस के रूप में मनाती है? तो आर्मी डे जो मनाया जाता है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन डी। क्योंकि 15 जनवरी को जो हमारे आर्मी के चीफ थे जनरल के एम करियप्पा, उन्होंने जो है कार्यभार संभाला था, इसलिए 15 जनवरी को जो है वो आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है। 8 अक्टूबर 8 अक्टूबर 1932 को इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी, इसीलिए 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे के रूप में मनाया जाता है। नेवी डे कब मनाया जाता है? नेवी डे, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, और जितने भी क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं इन सभी का जो सही जवाब देगा उनके कमेंट को हर्ट दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज द नेम ऑफ द ग्रैंड मेमोरियल बिल्ट नियर इंडिया गेट इन न्यू दिल्ली टू ऑनर द फॉलन सोल्जर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस? भारतीय सशस्त्र बलों के शहीद सैनिकों के सम्मान में नई दिल्ली में इंडिया गेट के पास बनाए गए भव्य स्मारक का क्या नाम है? तो उसका नाम है नेशनल वार मेमोरियल, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। पूछ रहे हैं कि विच एनिमल इज ट्रेडिशनली यूज्ड बाय द इंडियन आर्मीज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फॉर द पेट्रोलिंग इन द डेजर्ट बॉर्डर एरिया? रेगिस्तानी सीमा क्षेत्रों में गश्त के लिए भारतीय सेना के सीमा सुरक्षा बल द्वारा पारंपरिक रूप से किस जानवर का उपयोग किया जाता है? तो पारंपरिक रूप से आपने देखा भी होगा कि जब आरडी परेड होती है, हमारी 26 जनवरी वाली परेड होती है, उसमें एक जो बीएसएफ है वो कैमल यानी कि ऊंट के ऊपर आते हैं। तो बीएसएफ द्वारा जो पारंपरिक रूप से ऊंटों का प्रयोग किया जाता है रेगिस्तान वाले इलाके में आसानी से पेट्रोलिंग करने के लिए। इन द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस द फेमस सिस्टम नेम्ड आकाश इज ए टाइप ऑफ व्हाट? भारतीय सशस्त्र बलों में आकाश जो है वो किस प्रकार का हथियार है? आकाश एक मिसाइल का नाम है, और वो मिसाइल है सतह से हवा में मार करने वाली, सरफेस टू एयर जो मिसाइल है उसका नाम है आकाश। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। विच कलर इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद द सेरेमोनियल यूनिफॉर्म ऑफ इंडियन नेवी? भारतीय नौसेना की जो औपचारिक वर्दी के साथ में मुख्य रूप से कौन सा रंग जुड़ा हुआ है? तो इंडियन नेवी की यूनिफॉर्म बतानी है आपको। इंडियन नेवी की जो यूनिफॉर्म होती है वो व्हाइट होती है, तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है यहाँ पर। कैमोफ्लाज का क्या मतलब होता है? इसको हिंदी में छदावरण बोलते हैं, छदावरण। आपने ये देखा होगा ना कि कई बार जो स्नाइपर होते हैं वो स्नाइपर इस तरह से छिपे होते हैं कि वो दिखाई नहीं देते पत्तों के बीच में। तो वो जो प्रक्रिया है कि कैसे हमको कपड़े पहनने हैं, या फिर जो आर्मी का जो कॉम्बैट यूनिफॉर्म होती है उस पे अलग से ग्रीन और उस कलर के धब्बे से बने होते हैं, उनका क्या रीजन होता है? ताकि जब भी वो ऑपरेशन करने के लिए जंगलों के बीच में जाएं तो उन्हें पहचाना ना जा सके। इसके अलावा चेहरे के ऊपर वो इस तरीके से करके काले रंग को लगाना, वो भी इसीलिए है ताकि पहचाना ना जा सके और जो आसपास का एनवायरनमेंट है उसमें घुल मिल जाए, और इसी को कैमोफ्लेज बोला जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, हाइडिंग हाइडिंग और ब्लेंडिंग इन विद दी सराउंडिंग, छिपना या परिवेश के साथ में घुल मिल जाना हमारा सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। विच विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज वेरी कॉमनली प्लेड इन इंडिया मिलिट्री मार्चिंग बैंड्स? भारतीय सैन्य मार्चिंग बैंड में कौन सा वायु वाद्य यंत्र बहुत आम तौर पर बजाया जाता है? तो आप इसके लिए जो करेक्ट आंसर है इसे याद रखेंगे, बैग पाइप, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। आपने देखा होगा जो कि आगे इंस्ट्रूमेंटल भी चलते हैं, जब परेड होती है तो उसमें जो इंस्ट्रूमेंटल बैंड चलते हैं उनके पास में ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो देखने को मिलता है। व्हाट इज बंकर इन दी मिलिट्री ऑपरेशन? सैन्य अभियानों में बंकर क्या होता है? बंकर आपको पता है कि जमीन को खोद के उसे पक्का करके एक अंडरग्राउंड टाइप एक बनाया जाता है, जिससे कि जो अटैक हो रहे हैं उनसे बचा जा सके, तो उसे बंकर बोलते हैं। एन अंडरग्राउंड डिफेंसिव मिलिट्री फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है किलाबंदी। एक भूमिगत रक्षात्मक सैन्य किला जो होता है उसे बंकर बोला जाता है।
विच सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ मेजर एयरपोर्ट अक्रॉस इंडिया? भारत भर में प्रमुख हवाई अड्डों की सुरक्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल जिम्मेदार है? तो जब भी आप एयरपोर्ट के ऊपर जाएंगे तो देखेंगे कि वहां पे आपको सीआईएसएफ मिलेगी। कौन मिलेगी? सीआईएसएफ मिलेगी, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो है वो आपको देखने को मिलेगी। बात करते हैं अगर हम एनएसजी की, तो एनएसजी की फुल फॉर्म होती है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है वो एनएसजी की फुल फॉर्म होती है। 1984 में बनाने का आइडिया था, बनी थी 1986 के अंदर, ठीक है। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है और सीआरपीएफ होती है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। फॉर कैंडिडेट वांटिंग टू बिकम ऑफिसर इन द इंडियन मिलिट्री, व्हाट डज द इंटरव्यू बोर्ड एसएसबी स्टैंड फॉर? जो भी सेना में ऑफिसर बनना चाहते हैं, चाहे आप एनडीए का एग्जाम क्लियर करें या सीडीएस का एग्जाम क्लियर करें या फिर एनसीसी का एग्जाम सी सर्टिफिकेट देके डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जाएं, तो जो इंटरव्यू होता है उसको हम एसएसबी बोलते हैं। और एसएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है ये पूछा गया, तो एसएसबी की फुल फॉर्म होती है सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। सामान्य तौर पर ये कितने दिन का इंटरव्यू होता है? 5 डे प्रोसेस होती है। ये कितने दिन की प्रोसेस होती है? 5 डे प्रोसेस होती है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। भारत की राजधानी क्या है? तो नई दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मैग्निफिसेंट बर्ड इज रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया? किस शानदार पक्षी को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो ये है मोर, यानी कि पीकॉक। आपको ये बताना है कि पीकॉक का साइंटिफिक नेम क्या होता है। साइंटिफिक नेम बताना है इसका। देखते हैं कौन कौन बता पाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, विच पॉपुलर समर फ्रूट इज डेजिग्नेटेड एज द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया? किस लोकप्रिय ग्रीष्मकालीन फल को भारत का राष्ट्रीय फल घोषित किया गया है? तो फल है हमारा मैंगो, मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे हो जाएगा, हु इज वाइडली रिस्पेक्टेड एंड रेफर्ड टू एज द फादर ऑफ द नेशन? भारत के किसे व्यापक रूप से सम्मानित किया जाता है और राष्ट्रपिता कहा जाता है? तो राष्ट्रपिता कहा जाता है महात्मा गांधी जी को। महात्मा गांधी जी को। महात्मा गांधी जी को जो महात्मा की उपाधि दी थी वो दी थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। किन्होंने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। और रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरु जी की उपाधि मिली हुई थी। किस चीज की उपाधि मिली हुई थी? गुरु जी की उपाधि मिली हुई थी रविंद्रनाथ टैगोर जी को। What is the color of 24 spokes in the अशोक चक्र located in the center of the Indian national flag? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में स्थित 24 तीलियों वाले अशोक चक्र का क्या रंग होता है? तो इसका जो रंग होता है वो होता है नेवी ब्लू। ऑप्शन बी, ब्लू कलर का होता है। ठीक है। जो 24 तीलियां होती है वो किस कलर की होती हैं? ब्लू कलर की होती हैं। ये बात हमको याद रखनी। ऑन विच डे डज द इंडिया सेलिब्रेट इट्स इंडिपेंडेंस डे? भारत जो है वो हर साल अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो 15 अगस्त को मनाता है। और 26 जनवरी को हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे। गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे। और 2 अक्टूबर को होती है गांधी जयंती। और कौन सा इंपॉर्टेंट डे होता है 2 अक्टूबर को, ये आप बताएंगे। ठीक है। इंपॉर्टेंट डे कौन सा होता है 2 अक्टूबर को, ये आपको बताना है। विच इज द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट सेक्रेड, सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र, नेशनल रिवर ऑफ इंडिया? भारत की सबसे लंबी और सबसे पवित्र नदी आप सभी को पता है गंगा है। ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए कि सिर्फ भारत में बहने वाली कौन सी है, तो वो गोदावरी हो जाएगी, क्योंकि गंगा तो जो है वो बांग्लादेश में भी जाती है। विच रेयर एंड इंटेलिजेंट वाटर एनिमल इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया? कौन सा दुर्लभ और बुद्धिमान जल जंतु भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? तो ये जो है वो है गंगा की रिवर डॉल्फिन। गंगेटिक डॉल्फिन इसे बोला जाता है। द फेमस एंड वेरी लॉन्ग मरीना बीच जो है वो कहाँ पे पड़ता है? तो मरीना बीच कहाँ पर है? इन विच इंडियन कोस्टल सिटी? प्रसिद्ध और बहुत लंबा जो मरीना बीच है वो भारत के किस तटीय राज्य के ऊपर है? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, इनमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 34 का। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है चेन्नई। तो चेन्नई ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब है, मरीना बीच। द वास्ट थार डेजर्ट इज लोकेटेड प्राइमरली इन विच इंडियन स्टेट नियर द वेस्टर्न बॉर्डर? विशाल थार रेगिस्तान जो है वो पश्चिमी सीमा के पास मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में है? तो थार डेजर्ट है राजस्थान में। ऑप्शन सी।
ऐसी कौन सी इसमें से ब्यूटीफुल सदर्न स्टेट है, यानी कि साउथ की ऐसी कौन सी स्टेट है जिसमें बैक वाटर्स देखने को मिलेंगे और हाउस बोट वाला भी कंसेप्ट मिलेगा? तो ये जो कंसेप्ट हमें मिलता है ये मिलता है केरल के अंदर। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। Which massive mountain range act as natural wall protecting the northern border of India? कौन सी विशाल पर्वत श्रृंखला भारत की उत्तरी सीमा की रक्षा करने वाली प्राकृतिक दीवार के रूप में कार्य करती है? देखो, जब भी हम इस तरीके से देखते हैं तो यहाँ पे ये हमारा नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इस साइड ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। यानी कि ये उत्तर हमारा होता है, ये पूरब हो गया, ये दक्षिण है और ये पश्चिम है। ठीक है, तो उत्तरी दिशा में आपको पता है उत्तर में हिमालय मिलता है। तो हिमालय जो है ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। द फेमस बागा बॉर्डर नोन फॉर इट्स डेयरी बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? दैनिक बीटिंग रिट्रीट के समारोह के लिए जो बागा बॉर्डर जो है, इसी वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि बागा बॉर्डर कहाँ पे लोकेटेड है। तो बागा बॉर्डर पंजाब में है, और पंजाब में अगर एग्जैक्टली पूछा जाए तो अमृतसर में है। विच वास्ट ओशियन इज लोकेटेड डायरेक्टली टू द साउथ ऑफ द इंडियन पेनिनसुला? ये देखो बेटा, ध्यान से देखना, ये इंडिया का नीचे मैप है, इस साइड हमारा पड़ता है बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, और अंडमान निकोबार जो है वो इसी साइड है। अंडमान निकोबार आइलैंड जो है हमारे इसी साइड है। ठीक है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। तो अगर पूर्वी साइड में पूछा जाए तो वो बंगाल की खाड़ी पड़ती है, अंडमान और निकोबार। पश्चिमी साइड में पड़ता है अरब सागर, क्या पड़ता है? अरब सागर। और इसी साइड पड़ता है लक्षद्वीप, क्या पड़ता है? लक्षद्वीप। और नीचे साउथ में अगर पूछा जाता है तो ये पड़ता है इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन पड़ता है, इंडियन ओशियन। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, इंडियन ओशियन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे माउंट एवरेस्ट, द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड एग्जैक्टली ऑन द बॉर्डर ऑफ चाइना एंड विच अदर नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया? दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है वो चीन और भारत के किस अन्य पड़ोसी देश की सीमा पर स्थित है? तो ये जो है वो स्थित है हमारी नेपाल में। तो नेपाल के साइड से भी चढ़ा जाता है माउंट एवरेस्ट के ऊपर, ऑप्शन डी। विच लार्ज नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज फेमस वर्ल्ड वाइड फॉर द ग्रेट वॉल? भारत का कौन सा बड़ा पड़ोसी देश महान दीवार यानी कि ग्रेट वॉल के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है? तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, सुना होगा आपने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। नेपाल की कैपिटल अगर आपसे पूछी जाती है तो वो है काठमांडू, काठमांडू। और काठमांडू में ही जो पशुपतिनाथ जी का मंदिर है वो काठमांडू में ही है। ठीक है, अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है ये आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में। विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया वाज फॉर्मरली नोन एज द ईस्ट पाकिस्तान? इतिहास में भारत को किस पड़ोसी देश को पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था? इसको बड़े ही ध्यान से देखना। हमारे जो पाकिस्तान के साथ में युद्ध हुए, जैसे पहला 1947-48 में हुआ, फिर 1965 में हुआ, फिर 1971 में हुआ, फिर 1999 में हुआ। तो 1971 वाला जो युद्ध था उसके अंदर जो है बांग्लादेश बना था, और इसमें हमने पाकिस्तान के 90,000 से ज्यादा सैनिकों का आत्मसमर्पण करवाया था, और इसमें एक नया देश बनाया था जो बनाया था बांग्लादेश। तो पाकिस्तान के दो टुकड़े करके बांग्लादेश बनाया था, और पाकिस्तान के जो दो टुकड़े करे थे उसमें जो बांग्लादेश है उसको पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि पहले किसको पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था? तो बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया विच इज द स्मॉलेस्ट नेबरिंग कंट्री दैट शेयर ए लैंड बॉर्डर विद इंडिया? भूमि क्षेत्रफल के मामले में भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाला सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? तो सबसे छोटा जो पड़ोसी देश है वो है भूटान, भूमि सीमा साझा करने वाला। लैंड बॉर्डर की बात हो रही है यहाँ पे। आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विच कंट्री डज नॉट शेयर एनी लैंड बॉर्डर विद इंडिया? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा देश भारत के साथ कोई भूमि साझा नहीं करता? तो देखो, पाकिस्तान अपना पड़ोसी देश है, चाइना भी है, नेपाल भी है, लेकिन रशिया जो है
वो हमारे साथ में बॉर्डर शेयर नहीं करता। रशिया हमारे साथ में बॉर्डर शेयर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 45। इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम हु इज कंसिडर्ड एज द एक्चुअल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सरकार का जो वास्तविक प्रमुख, वर्ड्स पे ध्यान देना बेटा, वास्तविक जो प्रमुख होता है, एक्चुअल में तो होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। विच सुप्रीम बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज फॉर द एंटायर कंट्री ऑफ इंडिया। पूरे भारत देश के लिए कानून बनाने के लिए कौन सा सर्वोच्च निकाय जो है वो जिम्मेदार है? तो कानून बनते हैं संसद में, पार्लियामेंट में। ऑप्शन बी सही जवाब है यहाँ पे, कानून बनते हैं संसद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। इन द रूरल लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया व्हाट इज द नॉर्मल वर्किंग टर्म ऑफ ए ग्राम पंचायत। भारत की ग्रामीण स्थानीय सरकार प्रणाली में ग्राम पंचायत का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? तो ग्राम पंचायत का जो सामान्य कार्यकाल होता है वो होता है 5 ईयर्स, यानी कि 5 वर्ष ग्राम पंचायत का जो है वो कार्यकाल होता है। विच सुप्रीम डॉक्यूमेंट contains all the fundamental rules, rights and the duties for citizen and government of India। किस सर्वोच्च दस्तावेज में भारत के नागरिकों और सरकार के लिए सभी मौलिक नियम, अधिकार और कर्तव्य शामिल है? तो ये शामिल हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर। भारत का जो संविधान है उसके अंदर ये चीजें होती है। भारत के संविधान के बारे में आपसे पूछी जा सकती हैं कुछ चीजें कि जो फंडामेंटल राइट है, यानी कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? तो वो यूएसए से लिए गए हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो वो यूएसएसआर यानी कि रशिया से लिए गए हैं। और डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, वो लिए गए हैं आयरलैंड से। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। और संविधान संशोधन अगर पूछा जाए, संविधान में हम संशोधन करते हैं, संविधान संशोधन का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है, ये आपको बताना है बेटा कमेंट बॉक्स में। इसकी जो पीडीएफ है वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के पहले कमेंट में मिल जाएगा। और साथ के साथ में मैंने जितने भी मॉडल पेपर अभी तक बनाए हैं, जिसमें स्पेशली एयरविंग का मॉडल पेपर भी है, उसकी एक मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। और प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर पहले कमेंट में मिल जाएगा, या फिर वीडियो के लास्ट में मैं इस साइड लगा दूंगा, वहां पे क्लिक करके आप पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। विच ग्रेट विजनरी लीडर इज कॉमनली नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किस महान दूरदर्शी नेता को आमतौर पर भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के जनक हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50। इंडिया इज नोन एज ए रिपब्लिक कंट्री, व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ रिपब्लिक इन दिस कंटेक्स्ट। भारत को गणतंत्र देश के रूप में जाना जाता है। इस संदर्भ में गणतंत्र का मूल अर्थ क्या होता है? देखो, हम कहते हैं कि भारत एक गणतंत्र है, एक रिपब्लिक है, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका यह मतलब होता है कि जो राज्य के प्रमुख होते हैं उन्हें जनता द्वारा चुना जाता है। ऑप्शन बी, द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी ये आपको जरूर से जरूर बताना है कमेंट बॉक्स में। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।